न्यूक्लियर ऑफ एनी एलिमेंट, आप अगर न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड, वेव के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पेरिटी, और पेरिटी इज बेसिकली अ मिरर रिफ्लेक्शन। सो ये आल्सो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर के लिए। तो अंडर द मिरर रिफ्लेक्शन, the so-called space inversion through origin x will change to minus x, y to minus y, z to minus z. This property of the nuclei is known as parity. ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल वो मेन टर्म्स ऑफ आपको वो दे देता हूँ इसका एग्जांपल कि लेट से आपके पास एक साइन एक्स है, ठीक है, ये एक फंक्शन है आपका कोई भी। अब अगर मैं इस फंक्शन के एक्स को चेंज कर दूं माइनस एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स, और फर्दर अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये वेव फंक्शन है। सेकंड पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो वो कॉस एक्स, ठीक है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर दूं तो इट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, cos minus x, and cos minus x will be equal to cos x, ठीक है। मतलब दो टाइप्स के वेव फंक्शन हमारे पास न्यूक्लियर के पॉसिबल हो सकते हैं आफ्टर चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेव फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन है उसके हम कोऑर्डिनेट चेंज कर दे, एक्स वाई जी चेंज कर दे विद माइनस साइन, माइनस एक्स वाई जी, या तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक माइनस साइन आ जाएगा इस वेव फंक्शन के फ्रंट पे, और ये या तो पॉसिबिलिटी ये है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। आप माइनस एक्स करें, माइनस वाई करें, माइनस जेड करें, तीनों करें, एक करें, दो करें, आपका आपके वेव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो दो टाइप्स की पेरिटीज हमारे पास न्यूक्लियर न्यूक्लियस में पॉसिबल है। एक को हम इवन पेरिटी कहते हैं, एक को हम ऑड पेरिटी कहते हैं। अगर आपके पास वो माइनस इस इक्वेशन के बिल्कुल एंड पे आ गया और पूरे इक्वेशन को चेंज कर लिया, सो इट विल बी ऑड पेरिटी। और अगर वो माइनस इसके इनिशियल वेव जब आप माइनस करते हैं और आप सॉल्व करेंगे, द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू द इनिशियल वन, इट मींस द पेरिटी ऑफ दिस न्यूक्लियाई और दिस न्यूक्लियन इज इवन पेरिटी, ठीक हो गया। सो ये बाकी डिटेल्स इसमें आपके पास गिवन है इसी स्लाइड पे कि आपके पास ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, इवन फंक्शन कौन से होते हैं। इन्होंने इधर फंक्शन कंसिडर किया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। तो जब इन्होंने इस पे अप्लाई किया है तो वो वापस आ गया वाई एक्स जी, ठीक है। तो इसको इन्होंने कहा है कि ये आपके पास कौन सा है, इवन पेरिटी। जब इन्होंने क्या किया कि माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड किए, तो जब इसको सॉल्व आउट किया है तो वो आपके पास वापस आ गया माइनस वाई इंटू एक्स वाई जी। जबकि आपका इनिशियल कौन सा वेव फंक्शन था, ये था, तो इट मीन्स ये आपके पास कौन सा बन गया, ऑड ऑड पेरिटी फंक्शन बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें एक जगह पे बात मेंशन थी, इसमें एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ था, पता नहीं वो किधर गया। सेट ऑफ इंटरेक्शन, चलो मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम अगर आप देख ले तो पेरिटी इज इक्वल टू -1 वेयर इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिपेंडिंग अपॉन p इज द वैल्यू +1 एंड -1। देखिए
जब आप एक फंक्शन लेते हैं और उसके ऊपर स्टेरिक ले लेते हैं, तो तब आप उसको क्या चीज़ कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जी। परटर्ब्ड हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। जब आप एक फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन है, उसके ऊपर स्टेरिक आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या आता है? सर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल पेरिटी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं and that parity function will give you a value, for example like this, y is equal to minus x minus y minus z, और अगेन मैं इस पे दोबारा पेरिटी अप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर y will be equal to x y z will be equal to ये आपके पास आ जाएगा y x y z। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर दो फंक्शन है, मैंने इस पे एक दफ़ा पेरिटी अप्लाई किया तो एक वैल्यू आ गई, दोबारा पेरिटी मैंने अप्लाई किया तो इनिशियल वैल्यू वापस आ गई। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन भी है। तो वो कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें हम मैट्रिक्स में जब वो सॉल्व आउट करते हैं तो वो वापस वही मैट्रिक्स आपको दे देते हैं? सिमेट्रिक सर। और दूसरा कौन सा होता है? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक जो उसके स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात है, बिल्कुल सिमिलर टू द पेरिटी कि अगर आप एक मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं और फिर उस पे कंजुगेट अप्लाई करके उसको सॉल्व आउट करते हैं तो आंसर शुड बी फॉर द बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। सिमिलर प्रॉपर्टी जो है ना वो पेरिटी की है कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियाई है, उसका वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन पे जब आप पेरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसकी वेव फंक्शन पे अगर कोई इफेक्ट नहीं आता सो इट विल बी द इवन फंक्शन। अगर इसकी पेरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू में चेंज आ गया बाय माइनस साइन, इट विल बी द ऑड पेरिटी। ओके जी। इसके बाद है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक दो टाइप्स की स्टैटिस्टिक आप लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे। यहाँ सिर्फ जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि न्यूक्लियर उसके लिए न्यूक्लियाई के लिए हम जो टू टाइप्स की स्टैटिस्टिक है वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द बोजे-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, द सेकंड वन इज द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक। ठीक है। सो इफ द पार्टिकल हैविंग इंटीग्रल स्पिन 0 1 2 3 4 up to so on, they will be known as the bosons। ठीक है। इन उसमें हमारे पास फोटॉन्स आते हैं, पाइऑन्स आते हैं, डिफरेंट हमारे पास डब्ल्यू बोसॉन्स है, जेड बोसॉन्स है, हिग्स बोसॉन्स है, सारी चीज़ें किस में आती है, ये बोसॉन्स फिल्म में आती है। So the wave function of these systems consisting of the boson is symmetric when interchange any two identical bosons। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास बोसॉन्स है जिनके स्पिन 1 है, स्पिन या 1 है या 2 है दोनों की, ठीक है, और ये आपके पास एक फंक्शन है या एक सिस्टम है जिसमें x1 एक बोसॉन है, x2 दूसरा बोसॉन है, लेकिन अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं सो इट वोंट अफेक्ट द होल सिस्टम। x2 को आप इधर ले, x1 को आप इधर ले, सो सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल फॉलो द स्टैटिस्टिक व्हिच इज नोन एज बोजे-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। इसका मतलब ये है कि दे आर सिमेट्रिक, इनके वैल्यूज आप इंटरचेंज करें, इनकी पोजीशन आप इंटरचेंज करें, इसके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड स्टैटिस्टिक है जिसको हम कहते हैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। इसमें होता ये है कि ऑल पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑल फर्मियंस ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो आपको पता है कि एक में एट अ टाइम वो नहीं आता, एक स्पिन अप पे दूसरा स्पिन डाउन होगा। तो द वेव फंक्शन ऑफ फर्मियन सिस्टम इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का ये मतलब होगा कि ये आपके पास एक फंक्शन है, ये एक फर्मियन है, ये दूसरा फर्मियन है, अगर इसका आपके पास प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। तो अगर आप इनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं इट विल अफेक्ट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन। इन सच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके जी।
अब देखिए यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली अबाउट दी न्यूक्लियस, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस कर ली, लेकिन अभी तक कोई मॉडल हमने डिस्कस नहीं किया। किस तरह का मॉडल, जिस तरह हम कहते हैं कि एटम के बारे में पहले ये बातें हुई कि एक एटम जो है ना वो बेसिकली इस तरह होता है कि पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। तो इस तरह की बातें साइंटिस्ट ने की थी एट द बिगिनिंग ऑफ एरा, यानी जब ये काम शुरू हुआ। और इस मॉडल को हम कौन सा मॉडल कहते हैं जी? ये कौन सा एटॉमिक मॉडल है? वाटरमेलन या प्लम स्प्रूडिंग मॉडल है, ठीक है। अब उसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट यानी रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की कि नहीं जी ये मॉडल तो बिल्कुल गलत है, और आपके पास एक ही मॉडल है जिसमें हम कहते हैं कि आपका जो न्यूक्लियाई है ये बिल्कुल सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, और एक और पार्टिकल है जो बाहर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ्स। सही है, वो बाद में डिस्कवरी हो गई कि नहीं जी पाथ सर्कुलर नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं इसके ऑर्बिटल पे और उस पर उसके एनर्जी पे भी डिपेंड करते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपके न्यूक्लियाई के बाहर रहते हैं और कुछ पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे लाई। तो इट वाज अ विक्टर एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड के सजेशन के बाद उन्होंने कहा कि इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स पे ये जो बाहर रिमूव करें उनके नेगेटिव साइड रहेगा। तो ये एटॉमिक मॉडल। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में मॉडल्स जो है ना वो किसी ने वो इस तरह नहीं किए कि इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में तो मेन मॉडल लोगों ने डिज़ाइन किए, साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए, और फिर दोनों के अपनी लिमिटेशंस भी थी, अपने उनके जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी थी। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द टू न्यूक्लियर मॉडल्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इसको कहते हैं सेकंड वन को शेल मॉडल। तो व्हाट इज मीन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल? तो एक्चुअली इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहा इस वजह से है कि एक न्यूक्लियस को इन्होंने रिजेम्बलेंस दी हुई है किस चीज़ के साथ, लिक्विड ड्रॉप के साथ। और लिक्विड ड्रॉप के साथ थी क्यों गई है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये साइंटिस्ट था वेस्कर साइंटिस्ट था, 1935 में उसने प्रपोज किया ये मॉडल बेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ बातें की, और उस बातों की वजह से उसने कहा कि मेरे मुताबिक ये जो न्यूक्लियस से इसको हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। उसने ये काम किया क्यों, उसने इसको लिक्विड ड्रॉप का नाम क्यों दिया या क्यों रिसेम्बलेंस दी? So there are basically some similarities between liquid drop and nucleus. For example, किस तरह? जब आप न्यूक्लियाई की बात करते हैं, so you are talking about the nuclear force. ठीक है, आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं, हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, जो एक लिक्विड ड्रॉप के जितने भी पार्टिकल्स थे उन सारों को कंबाइन रखता है इन द लिक्विड फॉर्म। इसका मतलब है कि आपका न्यूक्लियर फोर्स रिजेंबल करता है किस फोर्स के साथ, सरफेस टेंशन फोर्स के साथ या सरफेस टेंशन के साथ। सिमिलरली द न्यूक्लियॉन्स बिहेव्स इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ड्रॉप। एक न्यूक्लियाई बना है न्यूक्लियॉन से, सिमिलरली एक ड्रॉप बना है वाटर पार्टिकल से, या जो हमारे पास उसकी H2O मॉलिक्यूल्स है उनसे बना हुआ है। तो ये रिजेम्बलेंस भी हो सकती है। द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी किसी भी एटॉमिक मास पे वो डिपेंड नहीं करता है न्यूक्लियर डेंसिटी। शोइंग रिजेम्बलेंस टू द लिक्विड ड्रॉप वेयर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ड्रॉप। आपकी जो लिक्विड की डेंसिटी होती है ऐसे होल लिक्विड के लिए होती है, ड्रॉप के लिए तो होती नहीं। तो सिमिलरली आप हमारे पास डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियॉन्स की, वो तो पूरी न्यूक्लियस के लिए होती है, एक न्यूक्लियर की तो हम बात ही नहीं करते। सिमिलरली द कांस्टेंट binding energy per nucleon is analogous to the latent heat of vaporization.
एक तरफ आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, एक तरफ आप हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते थे, डिग्री ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट that may be absorbed by a liquid drop and change into vapor. So that value is known as latent heat of vaporization. So अगर एक तरफ आपकी बाइंडिंग एनर्जी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूक्लियन, तो वही बात जो हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की है लिक्विड ड्रॉप के लिए। The disintegration of nuclei by the emission of particle is analogous to evaporation of molecule. अगर आप एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट को किसी ओपन एरिया में, किसी क्लोज एरिया में भी रख देंगे, सो आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आपके पास क्या होगा कि जब आप आएंगे, फॉर एग्जांपल आपने 50 ग्राम्स ऑफ न्यूक्लियाई को या 50 ग्राम्स ऑफ दैट रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रख दिया है, सो यू विल गेट अ लेसर अमाउंट। तो सिमिलर स्टोरी इज विद द लिक्विड। लिक्विड में एक फिनोमेना है जिसको हम एवापोरेशन कहते हैं। आप पानी को रख दें किसी प्लेट में, किसी बर्तन में, आप कपल ऑफ डेज आएंगे, पानी अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो बेसिकली कौन सी फिनोमेना को पे करे? एवापोरेशन। तो दोनों प्रॉपर्टीज इधर भी रिजेंबल कर रही है। The absorption of bombarding particle by a nucleus corresponds to the condensation of drops. जब आप बम्बार्ड करते किसी पार्टिकल को न्यूक्लियाई पे, ठीक है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं और एब्जॉर्ब होके उसी का पार्ट बन जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली सिमिलर टू द कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप्स। दो डिफरेंट ड्रॉप्स करेंगे वो एक ही ड्रॉप बन जाता है, तीन करेंगे वो एक ही बन जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज आल्सो रिसेंबल। The energy of nuclei corresponds to internal thermal vibration of drop molecule. जो इसकी इंटरनल एनर्जी की बात हम करते हैं न्यूक्लियाई की, तो वो एक्चुअली रिजेंबल करती है इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन ड्रॉप्स, यानी इंटरनल थर्मल एनर्जी की किसकी? ड्रॉप्स ऑफ द मॉलिक्यूल की, जो आपस में वाटर ड्रॉप्स की जो मॉलिक्यूल्स आपस में वो करते हुए वाइब्रेशंस करते हैं, उसकी वाइब्रेशन की वजह से थर्मल एनर्जी क्रिएट। So based on these similarities, Wesker in 1935 and Bohr and Wheeler in 1939 developed a model which is named as the liquid drop model. Now coming towards the assumptions, what are the assumptions of their model? So the nucleus consists of incompressible matter. जिस तरह हम लिक्विड की बात करते हैं कि ये तो कंप्रेसिबल है ही नहीं। The nuclear force is identical for every nucleon. ठीक है, the nuclear force saturates एक फिक्स लेवल तक जाके इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होगी। In an equilibrium state, the nuclei of atom remain spherically symmetric under the action of strong attractive nuclear forces. अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियाई जो होगा किसी भी एटम का, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस। स्फेरिकली सिमेट्रिक का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एनीवन? कोई बता दे। आवाज आपकी वेस्ट नहीं है। शेप चेंज नहीं होती। आपकी आवाज बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है वैसे, या तो आपकी हैंड फ्री में कोई मसला है। जी सर, अब ठीक है। अब की सर मैं कह रहा हूँ कि उसकी अच्छा,
जी जी। फिर इन्होंने क्या किया कि सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला पहले इसके लिए ये फाइंड आउट किया। The analogy between nucleus and liquid drop has been used to set up a semi-empirical formula for mass of a nucleus. यानी किसी भी mass के लिए अगर हम किसी भी nuclei के लिए अगर हम mass find out करना चाहते हैं, we can compute it through this equation. So Z is the number of protons, mass of proton, N is the number of neutron, Mn is the mass of neutron minus B. So what is B? The binding energy B of nucleus is given by the sum of 5 term. अब इस B को इन्होंने कंप्यूट किया है फर्दर, ये बाइंडिंग एनर्जी ही है। सो इस बाइंडिंग एनर्जी को इन्होंने कंप्यूट किया है फर्दर इन टर्म्स ऑफ B1, B2, B3, B4 एंड B5। हर कंपोनेंट को इसने अपने नाम से रिप्रेजेंट किया है और हर कंपोनेंट की अपनी कैलकुलेशन है, ठीक है। So coming towards the B1, so the volume term arises from the interaction of nucleons through the strong force. When a liquid drop evaporates, the energy required for this process is the product of mass of drop, mm, and latent heat of vaporization. उसी चीज को इन्होंने रिजेंबल किया है with the binding energy and the energy is used to break all the molecules. इसी चीज को इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ क्या किया, कंपेयर किया। सो B over N will be equal to L multiplied by Mn is equal to constant. So as we know that in liquid drop, a molecule interacts only with its nearest neighbors, and number of neighbors is independent of the size of drop. ठीक हो गया। So this characteristic of system shows that range of interaction among the molecules is much smaller than the dimension of the drop. Okay, so B1 करेक्शन जो उन्होंने की, तो B1 के लिए इन्होंने एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के बाद एक करेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट करेक्शन टर्म वाज B1 is equal to A nu multiplied by capital A, where capital A is the atomic mass। ठीक हो गया। इसकी कैलकुलेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट B1 B2 की वैल्यू ही पता चल जाती है। सिमिलरली सरफेस एनर्जी टर्म, कि आपके पास जो न्यूक्लियॉन सरफेस पे रह जाएंगे, ठीक है, तो व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी फॉर दोज न्यूक्लियॉन, या हाउ कैन वी कंप्यूट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर दोज, दैट करेक्शन टर्म विल बी द B2। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और इसमें हमारे पास सारे न्यूक्लियॉन्स इधर अवेलेबल है, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियाई होगा, ये एट अ टाइम इधर भी अट्रैक्ट करेगा अपने आप, ये इसके साथ भी अट्रैक्टिव फोर्स रखेगा, इसके साथ भी अट्रैक्टिव फोर्स रखेगा, इसके साथ भी रखेगा, इसके साथ सिमिलरली ये इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स रखेगा, ये इधर इसके साथ, ये इस तरह, एक साइमल्टेनियस अट्रैक्शन है सबके इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि एक मसला ये आ रहा है कि जो आपके सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं, सरफेस से मुराद जिनको मैं भी हाईलाइट करने लग रहा हूँ एक इसको में किसी और से, ठीक है, ये जो आपके पास न्यूक्लियाई बच गए द सरफेस, इनको अगर आप देख लें तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद अदर न्यूक्लियॉन वो डिफरेंट है फ्रॉम द वन जो आपके पास क्या है, बिल्कुल अंदर या बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। सो इनके लिए न्यूक्लियर फोर्स में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किस तरह होगी, तो इन्होंने इसके लिए एक सरफेस एनर्जी टर्म B2 को इंट्रोड्यूस किया है, और उस B2 की वैल्यू एक्चुअली किन न्यूक्लियॉन्स के लिए थी, जो बिल्कुल सरफेस पे लाई कर रहे थे, और इसके लिए जब इन्होंने the surface correction is to the volume term to make into account that the nucleons at the surface of the nucleus do not have the same level of interactions
is nucleon in the interior of the nucleus. वही बात कि जो अंदर के न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी इंटरेक्शन डिफरेंट है, जो सरफेस के न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी इंटरेक्शन डिफरेंट से. सो दैट्स व्हाई इन्होंने इसके लिए एक करेक्शन टर्म बाइंडिंग एनर्जी में इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट करेक्शन टर्म इज B2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस AS A to the power 2/3. ठीक है. तो बाकी आप इसकी डिटेल जो है ना इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किस तरह किया. Similarly, the B3 term is the Coulombic energy. क्योंकि अंदर प्रोटॉन भी अवेलेबल है, so that also can influence the binding energy of the nuclei. So the Coulomb term represents the energy incorporated in nucleus as a result of positive charge. वही प्रोटॉन की बात हो रही. The only long range force in the nucleus is the Coulomb force. So the total work in assembling a nuclear consisting of Z proton is given by this. This will be the energy, the correction term for the Coulombic energy. Similarly, the asymmetric energy term. The asymmetric energy term reflects the stability of a nuclei with the proton and neutron number being approximate equal. This term, which depends on the neutron excess n minus z nucleus, and it decreases with the increasing nuclear bond binding energy. यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल केस इस तरह है कि फॉर अ फ्यू न्यूक्लियाई अगर आप n माइनस जेड करते तो आपके पास जीरो आता है. तो अगर ये जीरो है सो दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई. ठीक है, क्योंकि सारे जो है ना आपस में पेयर्ड होंगे. और अगर ये जीरो नहीं आता सो उनकी हम फिर कहते हैं कि इनमें अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी न्यूक्लियंस का यानी वो इम्बैलेंस है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आपके पास इसमें अनस्टेबिलिटी हो सकती है. सो द एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म्स का मतलब क्या है कि जब आपके पास न्यूक्लियन इक्वल होंगे तब देयर विल बी द सिमेट्रिक एनर्जी टर्म. और जब आपके पास इक्वल नहीं होते the reduction in binding energy for higher A is value is directly proportional to this square. ठीक है, और ये आपके पास इन्होंने एक करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज द B4 is equal to minus A multiplied by this divided by atomic mass. And the last one is the pairing energy term. जब आप पेयरिंग की बात करते हैं कि एक आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, वो पेयर होते हैं, so there is also some sort of combination. ठीक है, और उस कम्बिनेशन के टर्म को इनकॉर्पोरेट किया है और उसको कहा गया है पेयरिंग एनर्जी टर्म P5. सो हमारे पास न्यूक्लियस में कुछ नंबर इस तरह है जिस पे आप आप कुछ नंबर इस तरह है जिस पे जस्टिफिकेशन नहीं हो रही थी बाइंडिंग एनर्जी की या स्टेबिलिटी की या अनस्टेबिलिटी की. उन नंबर को इन्होंने मैजिक नंबर्स का नाम दिया और वो नंबर ये है 2, 4, 8, 20, 28, 50, 82, 140. अगर आप बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ भी देख लो उसमें पीक्स भी आ रही है और पीक्स बेसिकली इन नंबर्स के लिए ही आ रही है. सो दे आर बेसिकली अनजस्टिफाइबल. नाउ हम जो बात करते हैं इवन की या इवन आउट की, वो किस तरह करते हैं कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे. ठीक है, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन एक न्यूक्लियस में इस तरह हो सकती है. या इस तरह होगा कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ऑड प्रोटॉन होंगे, ऑड न्यूट्रॉन होंगे. ठीक है, अब इसके लिए अगर आप पेयरिंग एनर्जी टर्म को डिफाइन करें तो उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि जिसमें इवन होंगे दे विल बी द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, ये अगर आप इवन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई कितने हैं 165. ठीक हो गया. फिर अगर आप इवन ऑड की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई कितने 55. जब आप ऑड इवन की बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने 5. लेकिन जब आप ऑड की बात करते हैं तो बिल्कुल ही मिनिमम लेवल पे हम आ गए हैं जिसकी वैल्यू क्या है 5. बहुत रेयरली होगा कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, दे विल बी द स्टेबल. ठीक है, so according to odd number of Z and odd number of N, nuclei are least abundant and hence least stable. That will be the least stable. Remaining जो है the remaining nuclei have intermediate stability. या वो stable हो भी सकते हैं, वो stable नहीं भी हो सकते depending upon the values. तो
इसके लिए जो करेक्शन टर्म इन्होंने प्रूव किया वो आया a p a⁻³ / 4। और अगर AP की बात करें सो दैट इज द एनर्जी टर्म। और अगर आप इवन न्यूक्लियर की बात करते हैं इसकी वैल्यू ये होगी। अगर आप ऑड इवन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर आप ऑड और न्यूक्लियर की बात करेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हियर इज द फाइनल इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन में जो बी टर्म आपको नजर आ रहा है इसमें ये सारे B1 B2 B3 B4 B5 ये सारे ऐड करेंगे so you will get a relation like this। ये आपके पास इक्वेशन बन गई और उसको वापस उसी इक्वेशन में पुट करेंगे so you will get the mass of the nucleon और वो आपके पास इस इक्वेशन से एक्यूरेटली आ सकता है by incorporating all the correction terms, all the phenomena या all the Coulombic efficiency, asymmetric, pairing effect, सारी चीजें आप इसमें डाल के आप accurate answer get कर सकते हैं। So here is the achievements of the liquid drop model. It predicts the atomic masses and bending energy of various nuclei accurately. It predicts emission of alpha and beta particles. The theory of compound nucleus, which is based on this model, explains the basic feature of the fission process. वो तो obvious बात है कि fission process due to the bombardment of some sort of particles हो सकती है। Failures इसकी क्या है? फेलियर्स इसकी वही है कि जो बाइंडिंग एनर्जी में हम्स आ रही है, पीक्स आ रही है, वो इन नंबर्स के लिए हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज फेल टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एनी फॉर मेनी न्यूक्लियर। मैग्नेटिक मोमेंट्स जस्टिफाई नहीं कर रहा, स्पिन को जस्टिफाई नहीं कर रहे। इट वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियर or the agreement of semi-empirical formula with experimentally observed masses and bending energies is poor। जो फार्मूला इसने फाइंड आउट किया, इस फार्मूले के थ्रू अगर आप mass फाइंड आउट करें so that was not in agreement to the experimental finded masses for the nuclei and similarly the binding energy। So these were the 5 drawbacks and these were the 3 achievements of the liquid drop model। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। Yes, sir.